हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स खेल। संजय गुप्ता पेश करते हैं खेल। जानने वाले जानते हैं कि इसे काला पानी जेल कहा जाता है। तीन तरफ से ऊंची पहाड़ियों और एक तरफ से पानी से घिरी इस जेल की अभेद्य दीवारों तक सिर्फ पानी की लहरों को ही पहुंचने की इजाज़त है। अक्सर ये पानी की लहरें अपने साथ उन जीवों को भी ले आती है जो पानी में ही रहते हैं, और ऐसे जीव अक्सर जेल की दीवारों पर भी चढ़ जाते हैं। संकरे रोशनदान तक भी पहुंच जाते हैं, जेल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जेल में लगे अत्यंत संवेदनशील कैमरों के सामने से भी गुजर जाते हैं, मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों को नज़र भी आ जाते हैं। यहीं रुको मिस्टर टर टर, अपनी घटिया टर टर की आवाज़ से इस जेल में फैले सन्नाटे को भंग मत करो, वापस जाओ। जेल में फैले सन्नाटे की फिक्र करता हुआ सुरक्षाकर्मी क्या जानता था कि अगले ही पल जेल से दूर दूर तक का सन्नाटा भंग होने जा रहा था। फड़ा! उस भीषण धमाके के रूप में जिसने जेल की दीवारों को ही नहीं, कई खूंखार अपराधियों की बैरकों को भी ध्वस्त कर दिया। ये क्या हुआ? जो भी हुआ हमारे लिए अच्छा ही हुआ। भागो, भागो, भागो! अपराधियों के भागते कदमों की तेजी बता रही थी कि उनकी तो लॉटरी निकल आई थी। लेकिन अचानक ब्रेक लग गए सभी के पैरों में, और ब्रेक लगते भी क्यों ना। आगे रास्ते पर चट्टान जो बनकर खड़ा था, परमाणु। यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ मेरी आंखें भी इस जेल के चप्पे चप्पे पर लगी रहती हैं, और परमाणु की आंखों को धोखा देकर तुम नहीं निकल सकते। वैसे मैं जानता हूँ कि जेल की दीवारों को तोड़ने वाला विस्फोट तुम्हारे किसी हितैषी ने किया है, धड़ाक, और मेरे हाथ से बच नहीं सकेगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे तुम्हें बचने नहीं देना। ओ, अब हम वापस जेल में नहीं जाएंगे। विचार अच्छा है अंगार प्यारे, लेकिन अफसोस, ना ये आज माना जाएगा और ना कभी भविष्य में। अपने भविष्य की चिंता कर परमाणु, क्योंकि टोपी की तरह लहरा कर आई ये प्लेट तेरे भविष्य को अंधकार में भरने जा रही है। ओ, तू टोपियों को ही अच्छी तरह उड़ा सकता है, तिरछी टोपी, और कोई दूसरा काम तेरे वश का नहीं। इसलिए क्यों अपने हाथों को कष्ट दे रहा है? एक तरफ बैठकर आराम क्यों नहीं करता? तड़ाक! काश मेरे पास बैटरी होती तो हजारों की संख्या में गुणा होकर मैं तुझे नोच डालता परमाणु, लेकिन अब मुझे अकेले ही तुझसे लड़ना पड़ेगा। शेर से लड़ने का साथ गीदड़ों को तभी करना चाहिए जब वे झुंड में हो। अकेला गीदड़ ये हिम्मत करेगा तो इसका यही हाल होगा। औरों को परमाणु पर हमला करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि या तो उन्हें परमाणु रस्सी अपनी जकड़ में ले चुकी थी, या फिर सुरक्षाकर्मी। और अब समय था जेल में हुए विस्फोट के कारण को ढूंढने का। विस्फोट कैसे हुआ इसके बारे में किसी भी गार्ड को कुछ नहीं मालूम। शायद इन वीडियो कैमरे से कुछ पता चल सके। इनकी कैसेट्स को चलवाने का इंतज़ाम करो। सभी वीडियो कैमरों की कैसेट्स चलाई गई, सिवाय परमाणु के। ये मेढक समुद्र से निकलकर अंदर आ गया होगा, अक्सर आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी जेल में हुए विस्फोट का कारण नज़र नहीं आया। स्टिल करो इसे। मुझे ये मेढक वैसा नहीं लग रहा जैसे अक्सर जेल में नज़र आते हैं। ओह, ओह, क्या देखा परमाणु? जेल में हुए विस्फोट का कारण इस मेढक के रूप में, जो असली नहीं बल्कि खिलौना मेढक है। इस खिलौना मेढक में विस्फोटक पदार्थ भरकर इसे जेल में भेजा गया, और उसमें रिमोट से विस्फोट किया गया। लेकिन उस खिलौना मेढक को जेल में किसने भेजा? मैंने मैंने भेजा था उस मेढक को काला पानी जेल, लेकिन मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाया। जेल से एक भी कैदी आज़ाद नहीं हो पाया। इसका मतलब मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ और करना होगा, और उसके लिए मुझे अपने इन साथियों का सहारा लेना होगा। अपने साथी, इन खिलौनों का। रिजर्व बैंक के खजांची को कोई ये खिलौने क्यों भेजेगा भाई? ये मेरे नहीं, किसी और के लिए होंगे। आप ही के लिए हैं सर। इस पर आपका नाम भी लिखा है और यहाँ का पता भी। कमाल है। वैसे ये खिलौने हैं बड़े अच्छे। ऐसा लग रहा है जैसे अभी चलने फिरने लगे। अरे, हम चलने फिरने लगे? अब तू पुतला बन जा। आई! उस अद्भुत खिलौने ने अपने हाथ में फिट यंत्र से खजांची को बुत बना दिया। फिर वह औरों की तरफ पलटा। बिना कुछ समझे लोग बुत बनते चले जा रहे थे, लेकिन बुत बनते बनते भी एक अलार्म स्विच दबाने में सफल हो गया था। पुलिस हेडक्वार्टर। इस सायरन बजने का एक ही मतलब है कि रिजर्व बैंक में अवांछित तत्व घुस आए हैं। मुझे तुरंत ही रिजर्व बैंक पहुंचना होगा। धनुष सर। सायरन सुनते ही विनय सर रिजर्व बैंक की तरफ भाग लिए। ज़रूर रिजर्व बैंक में लुटेरे वुटेरे घुस गए। विनय सर को बाजी मारने का विजय सर से बाजी मारने का हमारे पास ये सही मौका है। लेकिन तब जब विनय सर से पहले मैं और आप रिजर्व बैंक पहुंच जाए तब। ऐसा है तो हम इंस्पेक्टर विनय से पहले ही रिजर्व बैंक पहुंचेंगे। वो कैसे सर? ऐसे ही किसी मौके के लिए मैंने इंस्पेक्टर विनय की जीप के टायरों की हवा निकाल दी है।
ऐसे में इंस्पेक्टर विनय अपने जीप के टायरों को ही देखता रह जाएगा और हम लुटेरों को गिरफ्तार करने रिजर्व बैंक की तरफ रवाना हो जाएंगे। वेरी बैड विनय सर जी, आपकी जीप के टायर फिस हो गए। ऐसे में अब अगर आपको हमसे पहले रिजर्व बैंक पहुंचना है तो आपको उड़ना पड़ेगा। ज़रूर इन दोनों ने मेरी जीप के टायरों से छेड़खानी की है। अब दूसरी जीप का इंतज़ाम इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, जबकि मेरा तुरंत ही रिजर्व बैंक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या करूं? लगता है मुझे उड़कर ही पहुंचना होगा। रिजर्व बैंक। ओ नो, यह है रिजर्व बैंक के नोटों से भरे स्टोर को लूटने वाले। छोटे छोटे खिलौने, उफ। ओह, एक छोटे से खिलौने के वार ने मुझे तिनके की तरह उछाल कर फेंक दिया, धड़ाक। इसका मतलब ये खिलौने दिखने में ही छोटे हैं, लेकिन घाव गंभीर करते हैं। ओह, वह खिलौना रॉकेट की तेज़ी से लहराकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। निश्चय ही उसका इरादा मेरे शरीर को चीर कर निकल जाने का है, और वह ऐसा कर भी डालेगा। ज़्ज़। अगर मैंने ट्रांसमिट होकर अपने आप को नहीं बचाया तो था। अच्छा हुआ दीवार से टकराकर अपने आप नष्ट हो गया। अब मुझे इसके बाकी खिलौने साथियों को देखना है। ओह, ये तो अपने हाथों से फिट यंत्रों से खेलना छोड़कर मुझे भी बाकी लोगों की तरह बुत बना देना चाहते हैं। मुझे इन्हें तुरंत ही खत्म करना होगा। स्विश। और उसके लिए मुझे अपने परमाणु छल्लों का प्रयोग करना होगा। स्विश। नहीं, मैं इन्हें ख़त्म करने के लिए इस जगह पर परमाणु छल्लों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु छल्लों से जो रेडिएशन फैलेगा वो यहाँ मौजूद लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसा करने के लिए तो मुझे इन खिलौनों को यहाँ से बाहर ले जाना होगा, लेकिन बड़े ध्यान से, कहीं मैं इनकी बुत बनाने वाली किरणों की चपेट में ना आ जाऊँ। परमाणु किरणें फेंकने वाले खिलौनों को लेकर बाहर उड़ गया, और इस बीच लूटपाट करने वाले खिलौनों को मौका मिल गया। वे जितना रुपया समेट सकते थे उन्होंने समेटा और उसे बाहर खड़े ट्रक में लाद दिया। अगले ही पल ट्रक अद्भुत तरीके से स्टार्ट होकर द्रुत गति से सड़क पर भाग रहा था। अरे, कोई इस ट्रक को रोको, रिजर्व बैंक का सारा रुपया भरा हुआ है इसमें। ओह, लुटेरे उस सामने से आते ट्रक में भाग रहे हैं। इंस्पेक्टर धनुष उन्हें ऐसे नहीं भागने देगा। पड़ाक। ट्रक को रोकना ही पड़ा, और ट्रक के रुकते ही इंस्पेक्टर धनुष हवलदार बाण गोली की तरह ट्रक के ड्राइविंग केबिन में दाखिल हुए। अब लुटेरे हमसे बच नहीं सकते, लेकिन लुटेरों पर नजर पड़ते ही दोनों को स्तब्ध रह जाना पड़ा। ओ नो, ये हैं लुटेरे। खिलौने। भड़ाक। आउ, आ! उन खिलौनों से ऐसे करारे प्रहार की उम्मीद हरगिज नहीं थी उन्हें। दोनों के दिमाग चक्कर गिन्नी की तरह घूमकर रह गए। कुछ पलों के लिए दोनों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, और जबकि दोनों के दिमाग हालात को समझने लायक हुए तो ओह, उन खिलौनों ने हमें ट्रक से बांध दिया है सर, और ट्रक तूफान की गति से भागता उस खाई की तरफ बढ़ रहा है। हम मरने जा रहे हैं हवलदार बाहर। ट्रक खाई में गिर रहा है। आ! इंस्पेक्टर धनुष हवलदार बाण के कंठ से निकली मौत के भय की चीख है अगले ही क्षण आश्चर्य से बढ़ती चली गई। अरे, ये क्या हुआ? खाई की गहराई में गिरता गिरता ट्रक अचानक ऊपर हवा में उठने लगा। ये तो चमत्कार है सर, लेकिन ये हो कैसे रहा है? ओह, परमाणु। परमाणु ने बचाया मैं। खिलौनों को ख़त्म करने के बाद अगर मुझे लौटने में एक क्षण की भी देरी हो गई होती तो इस ट्रक के साथ धनुष बाण के भी चीथड़े उड़ गए होते। इन्हें ट्रक से बाद में खोलूँगा, पहले ट्रक के अंदर मौजूद खिलौनों को देखूँ, ताकि वे कोई दूसरा हमला न कर पाएँ। अरे, ट्रक में तो कोई नहीं। यानी धनुष बाणों को ट्रक से बांधने और ट्रक को खाई की तरफ भगाने के बाद वह खिलौने किसी अन्य साधन की मदद से ट्रक में भरा सारा रुपया लेकर भाग गए। नहीं, खिलौने रुपया नहीं ले गए। सारे का सारा रुपया ट्रक में भरा हुआ है। धनुष सर जी, हम भी बच गए, सारा रुपया भी। थैंक्स गॉड। ये गॉड को थैंक्स करने का नहीं, बल्कि ये सोचने का समय है कि जब उन खिलौनों के पास तुम्हारी जान लेने और ये सारा रुपया ले जाने का पूरा पूरा मौका था, तो वे ये रुपया क्यों छोड़ गए? ये तो सचमुच सोचने वाली बात है परमाणु सर जी, कि उन खिलौनों ने रुपया क्यों लूटा और वो क्यों छोड़ के चले गए? इन सवालों का जवाब तो वही अपराधी दे सकता है जिसने इन खिलौनों को यहाँ और काला पानी जेल भेजा। काश उस अपराधी तक पहुँचने का कोई क्लू हाथ लग जाता, तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ कर उससे सारे सवालों का जवाब ले लेता। क्लू? ओह, क्या हुआ परमाणु? एकाएक कहाँ चले तुम? अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि अपराधियों तक पहुँचने का क्लू ढूंढना पुलिस का काम है। एक क्लू तो मेरी भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी जांच करने में मुझे टाइम लगेगा। इतने समय में अगर इंस्पेक्टर विनय यहाँ नहीं पहुँचा तो कई सवालिया उंगलियाँ उसकी नौकरी की कर्तव्य निष्ठा पर उठ जाएंगी। इसलिए उस क्लू की जांच परमाणु नहीं, इंस्पेक्टर विनय करेगा। विनय सर जी, आप अब आ रहे हैं इतना लेट? मैं इतना लेट आया हूँ इसमें तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, यही तो चाहते थे तुम। क्या मतलब? मतलब भी बताऊंगा इंस्पेक्टर धनुष। फिलहाल यहाँ कोई ऐसा क्लू ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं अपराधी तक पहुँचा सके, और मुझे मालूम है वो क्लू मुझे मिलेगा इस टूटे हुए खिलौने के रूप में जो लूटपाट में शामिल था। ये क्या विनय सर जी, आप तो अपराधी के खिलाफ क्लू ढूंढते ढूंढते बच्चों की तरह खिलौने से खेलने लगे। ये खिलौना एक बड़ा क्लू है, क्योंकि इस खिलौने को बनाने वाली कंपनी
दियो टॉयज़ का नाम लिखा है। इसका मतलब खिलौने भेजने वाले अपराधी का संबंध दियो टॉयज़ से है। ये तुम कैसे कह सकते हो? कंपनी रोज़ हज़ारों खिलौने बाजार में सप्लाई करती होगी। उन्हें कोई भी बाजार से खरीद कर अपराध करने में इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खिलौना कंपनी की तरफ से बाजार में बिकने के लिए नहीं भेजा गया। अगर ऐसा होता तो इस पर ओके टेस्टेड का स्टिकर ज़रूर लगा होता, जिसे मैकेनिकल वस्तु को बाजार में बेचने से पहले लगाना ज़रूरी होता है। विनय सर जी की बात में दम है सर जी। अगर ऐसा है तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? हमें भी विनय के साथ जांच के लिए दियो टॉयज़ कंपनी में जाना चाहिए। तुरंत ही। हम जांच के लिए दियो टॉयज़ की कंपनी में जा रहे हैं इंस्पेक्टर। क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? मैं तो कहता हूँ लपक कर बैठ लो विनय सर जी। आपके पास गाड़ी नहीं है, बिना गाड़ी के कहाँ धक्के खाएंगे। धन्यवाद। बहुत घाघ हैं दोनों। खैर, अपराधी इनके द्वारा पकड़ा जाए या मेरे द्वारा, मतलब तो अपराधी को पकड़ने से है। जल्दी ही खिलौना बनाने वाली कंपनी दियो टॉयज़ में। हाँ, ये खिलौने हमारी कंपनी के हैं, लेकिन अगर आप इनकी और सप्लाई लेने आए तो सॉरी, क्योंकि बहुत अधिक घाटे में चलने के कारण ये फैक्ट्री लगभग बंद हो गई है। अब ना हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ना सेल। ओह, घाना से आना मत बन। अबे, हम तुझे खिलौने के व्यापारी लग रहे हैं? अबे, हम पुलिस हैं और तो उससे ये उगलवाने आए कि इस कंपनी के खिलौनों ने शहर में जो तो बड़ी वारदातें की हैं, उसमें तेरा कितना हाथ है? आओ पापा। ये तो कोई सभ्यता नहीं है। आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। तेरी बदतमीजी की तो ऐसी की तैसी। सीधी तरह हमारे सवालों का जवाब दे, वरना। पापा। कूल डाउन इंस्पेक्टर धनुष। तुम हटो, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर विनय ने सारी बात कंपनी के मालिक रमेश सान्याल को बताई तो मेरी कंपनी के खिलौनों को इस्तेमाल करके कोई घिनौना खेल खेल रहा है, ये जानकर तो मैं भी हैरान हूँ इंस्पेक्टर। लेकिन मैं अपने इकलौते बच्चे गुट्टू के सिर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि इस मामले में मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे तेरी कसम पर बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन मुझे है। लेकिन इंस्पेक्टर, लेकिन कुछ नहीं। हम यहाँ से अभी वापस चल रहे हैं, और अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मुझे मजबूरन रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि तुम एक बेगुनाह और शरीफ नागरिक को तंग कर रहे हो। ये तो धमकी है सर। हाँ, और हमारी मजबूरी है कि हमें इसे मानना होगा, क्योंकि आजकल इंस्पेक्टर विनय को कमिश्नर साहब बहुत भाव देने लगे। लेकिन तू ये मत समझियो कि मैंने तुझे छोड़ दिया। पहले उस इंस्पेक्टर विनय के बच्चे से निपट लूँ, फिर वापस लौटकर तेरी खाल खींचकर उस पर भुस भरूंगा और तुझसे उगलवाऊंगा कि तू ही असली अपराधी है। मैं भी सर जी के साथ आऊँगा बाहर। मुझे नहीं लगता कि अब भी तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे, इसलिए मैं बस से वापस चला जाऊँगा। लेकिन तुम्हें बता दूँ कि इस खिलौने वाले केस की अच्छी तरह से जाँच और स्टडी के लिए हम आज रात हेडक्वार्टर में मिलेंगे। मैं कमिश्नर साहब से इसकी परमिशन ले लूँगा। कर ले बेटा, जितना चाहे तंग कर ले। इस केस को हल तो मैं ही करूँगा। उसी रात पुलिस हेडक्वार्टर में हमें एक एक पहलू पर बड़े ही ध्यान से विचार करना है। मैं तो कर रहा हूँ, और मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। जल्दी नहीं भी आओगे तब भी चलेगा। इंस्पेक्टर विनय के जाने के कुछ पलों बाद ही। दरवाज़ा कौन खोल रहा है? इंस्पेक्टर विनय तो हो ही नहीं सकता। कौन है? आ आओ। दोनों को समझ पाते उससे पहले उनकी आंखों के आगे चांद सितारे नाच गए। जब इंस्पेक्टर विनय वापस लौटा, इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बाण दोनों गायब। मेरी गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाकर दोनों टहलने खिसक गए लगते हैं। एक मिनट, ये क्या, हाथापाई के निशान? कुछ मोटी गड़बड़ हुई है यहाँ। गड़बड़ छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी थी, और इस समय वह गड़बड़ पुलिस हेडक्वार्टर की ठीक छत के ऊपर मौजूद थी। उन सिपाही खिलौनों के रूप में जिनके हाथों में घातक गनें थमी थी, और गन का निशाना थे इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बाण। एम, फायर! तुरंत ही धा 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 धा। हर खिलौने के हाथ से गोलियां निकलकर निशानों की तरफ लपक पड़ी, लेकिन एक भी गोली निशाने तक नहीं पहुंची, क्योंकि बीच में आ गया परमाणु। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, जबकि यह खिलौने मौत से खेल रहे हैं। बुरी बात है, बहुत बुरी बात। ब्रूम ब्रूम। ऐसे जानलेवा खिलौनों की भला किसे ज़रूरत हो सकती है? इन्हें तो नष्ट हो जाना चाहिए। ओ आओ! ओ नो! आओ! बचाओ! बचा लिया। क्या हुआ था? हम अपने साथी इंस्पेक्टर विनय के साथ एक केस की स्टडी कर रहे थे। इंस्पेक्टर विनय कुछ देर के लिए बाहर गया तो पीछे से दो खिलौनों ने आकर हम पर हमला बोल दिया। ये सब उसी सान्याल की करतूत है सर जी। उसी ने हमें मरवाना चाहा है। तुमने सही कहा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे तुम्हारा साथी इंस्पेक्टर विनय देख लेगा। इस समय तो तुम्हें अपने घावों की चिंता करनी चाहिए, और इसलिए मैं तुम दोनों को अस्पताल लिए जा रहा हूँ। पहले तो मैं भी इन दोनों को गलत समझता था, लेकिन इस हमले ने मुझे ये समझने के लिए मजबूर कर दिया है कि दियो टॉयज़ का मालिक रमेश सान्याल असली अपराधी है। चूँकि ये दोनों से बहुत ही बदतमीजी से पेश आए थे, इसलिए उसने अपने कातिल खिलौने से न मरवाने की कोशिश की।
मुझे तुरंत ही इंस्पेक्टर विनय बनकर सान्याल को गिरफ्तार करने पहुंचना चाहिए। कुछ पलों बाद ही, मिस्टर सान्याल, यू आर अंडर अरेस्ट। स्टैंड अप। ओ! खड़े होने की जगह रेत के बोरे की तरफ फर्श पर गिर गया सान्याल का शरीर। और तब इंस्पेक्टर विनय को पता चला कि सान्याल तो मर चुका है और इसकी हालत बता रही है कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। शायद गिरफ्तार होने का गम इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे अपनी जीप में फिट वायरलेस से हेडक्वार्टर खबर करके पुलिस पार्टी को यहाँ बुलाना होगा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर विनय ये, तुरंत ही एक पुलिस जिप्सी को दियो टॉयज़ कंपनी भेज दीजिए। यहाँ एक घटना घट चुकी है। ओह! यह अचानक जीप क्यों हिलने लगी? ओह! जीप के हिलने का जो कारण इंस्पेक्टर विनय की आंखों के सामने था, वह उसकी आंखों को आश्चर्य की हद तक फाड़ देने वाला था। मेरी जीप हवा में उड़ रही है, अपने आप नहीं, उन 4 खिलौनों की बदौलत जिनके शरीरों से उड़ने वाले शक्तिशाली जेट लगे हुए हैं। ये खिलौने मुझे उड़ाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं, और वहाँ ले जाकर ये क्या करने वाले हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मुझे आकाश की ऊंचाई से गिराकर मारना चाहते हैं, और मैं सिर्फ इंस्पेक्टर विनय होता तो ये शायद ऐसा कर भी सकते थे। लेकिन मैं इंस्पेक्टर विनय के साथ साथ परमाणु भी हूँ, और रात के इस अंधेरे में आकाश की ऊंचाइयों में न मुझे परमाणु बनने में कोई दिक्कत होने वाली है, और न इन खिलौनों को नष्ट करने में जो मुझे लेकर यहाँ पहुँचे हैं। इस सरकारी संपत्ति को बचाना ही मेरा फ़र्ज़ है, और वैसे भी ये मेरे यानी इंस्पेक्टर विनय के बहुत काम आती है। पुलिस जीप को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद परमाणु को एक बार फिर अपनी सोच को बदलना पड़ा। इंस्पेक्टर विनय को मारने की इस कोशिश ने मुझे बता दिया है कि हत्यारे खिलौनों को ऑपरेट करने वाला अपराधी मरहूम सान्याल नहीं है, क्योंकि मुझ पर यह हमला सान्याल के मरने के बाद हुआ, और मुर्दे किसी पर हमला नहीं करवाते। तो फिर ये अपराधी हैं कौन? आखिर वह करना क्या चाहता है? अपराधी जो भी था और जो भी करना चाहता था, उसमें वो परमाणु को अड़चन मान बैठा था। परमाणु परमाणु ने बहुत नुकसान पहुंचाया मुझे। वह एक भी काम नहीं करने दिया जिसे मैं करना चाहता हूँ। अब तो मैं तभी कुछ कर सकता हूँ जब परमाणु को अपने रास्ते से हटा दूँ। हाँ, परमाणु को अपने रास्ते से हटाना होगा, लेकिन कैसे? वह तो मेरे हर खिलौने को तोड़ डालता है। ऐसे में परमाणु को कैसे ख़त्म कर पाऊँगा? है, परमाणु को ख़त्म करने का एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी, और परमाणु की इस विशेषता का उपयोग करना होगा जिसके लिए उसे कहा जाता है दिल्ली की आँख। इमरजेंसी, तुरंत ही दिल्ली के उस इलाके में पहुँचो जहाँ पैराग्लाइडिंग होती है। ओके प्रॉबोट, मैं उधर ही पहुँच रहा हूँ। प्रॉबोट के उस संदेश को पाने के बाद परमाणु को वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगी, जहाँ एक दुर्घटना घटने जा रही थी। ओह! उस पैराग्लाइडर का पैराशूट नहीं खुला है। रॉबोट ने सही समय पर उसकी सूचना मुझे दे दी, वरना आज मारा गया था बेचारा। थैंक यू परमाणु। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में थाम कर खुशी हुई। अभी दुख होगा। तुम रो रो कर इस बात की दुहाई दोगे कि अगर तुम मुझे आकर ना थामते, तो मौत के खिलौनों के हाथों तुम्हारे यह हाल न हुआ होता। ओह! तो ये मुझे बुलाने का जाल था? हाँ, और जाल भी ऐसा जो टूटेगा तो तुम्हारी सांसों के साथ। परमाणु! परमाणु, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो मैं इस शैतान से अच्छी तरह से नहीं निपट पाऊँगा। मैं तो तुझे ही निपटा दूँगा परमाणु, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ओह! इसकी आँखों से अत्यंत घातक लेज़र किरणें निकल रही हैं। ये तो बेहद खतरनाक है। इसे तुरंत ही खत्म करना होगा। ओह नहीं! परमाणु छल्लों का उस पर असर नहीं हुआ, और मेरे वार भी इसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे। इसका मतलब इसे इस बार पूरी तैयारी के साथ भेजा गया है, ताकि मैं दूसरे खिलौनों की तरह इसे अपनी पावर से ख़त्म ना कर पाऊँ। लेकिन अगर मैंने इसे जल्दी ख़त्म नहीं किया, तो यह यहाँ सब कुछ बर्बाद कर देगा। ओह नहीं! इसके हाथों ने अनोखे ढंग से बढ़कर मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। उफ़! परमाणु मौत के उस खिलौने को ख़त्म करने की सोचता ही रह गया, जबकि मौत के उस खिलौने ने परमाणु को ख़त्म करने की तैयारी भी कर दी। उफ़! इस मौत के खिलौने के हाथों ने मेरे शरीर, मेरे हाथों और मेरे गले को भी जकड़ लिया है। यानी इसको भेजने वाला मेरी ट्रांसमिट होने की पावर को जानता है, और अधिक दूरी के कारण मैं अपने आप को ख़त्म होने से कैसे बचाऊँ? सॉरी, रोबोट भी ऐसा नहीं कर सकता। यानी अब मुझे उसे ख़त्म करने के साथ-साथ ये भी सोचना है कि मैं अपने आप को ख़त्म होने से कैसे बचाऊँ? वैसे ऐसी हालत में ये सोचना बहुत मुश्किल तो नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन सोचना तो होगा ही, बचना तो होगा ही। एक रास्ता है, ये लंबे हाथ इस मौत के खिलौने की सबसे बड़ी ताकत है, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। लेकिन इसकी ताकत को मैं इसकी कमज़ोरी तभी बना सकता हूँ जब मैं यहाँ से निकलूँ। ऐसा होना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुझे इस मुश्किल को आसान करना होगा, और इसके लिए मुझे अपने गले से लिपटी इस पकड़ को इतना ढीला करना होगा कि बोल सकूँ, ट्रांसमिट। परमाणु ट्रांसमिट होने में सफल हो गया। अब उसे मौत के उस खिलौने को काबू करने में सफल होना था, और ऐसा करने में वह जी जान से जुट गया था। अपनी सारी
सारी शारीरिक और वैज्ञानिक शक्ति के साथ। जल्दी सफलता ने उसके कदम चूमे। मौत के खिलौने को गठरी बनाने में सफल हो गया परमाणु। परमाणु की इसी सफलता ने खिलौनों के शहंशाह को अजगर की भांति फफकारने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने परमाणु की हर शक्ति को, उसके हर वार को पूरी तरह से ध्यान में रखकर मौत के खिलौनों का निर्माण किया था, लेकिन फिर भी परमाणु उससे अपने दिमाग की बदौलत बच गया। अब मुझे पहले परमाणु को नहीं बल्कि उन्हें अपना निशाना बनाना होगा जो परमाणु को प्यार करते हैं। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि परमाणु का सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे। और मेरे लिए अपने खिलौनों की मदद से बच्चों को निशाना बनाना मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हा हा हा, मेरे खिलौने बच्चे ले आए। अब इन बच्चों की मदद से खेला जाएगा वह खेल जो परमाणु की मौत के साथ ही खत्म होगा। हा 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 हा। अद्भुत खिलौनों को अपनी उंगली पर नचाने वाला जो खेल खेलना चाहता था, जल्द ही दिल्ली और उसके निवासी उसका निशाना बने। धड़ाक! ऐसे में उसके रक्षक को आना ही था। ओह, इस बार भेजे गए खिलौनों का साइज भी राक्षसों जैसा है और हरकतें भी। इन्हें तो जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। परमाणु के हाथ घातक परमाणु छल्ले छोड़ने के लिए बेताब उठे, लेकिन कोई परमाणु छल्ला परमाणु के शरीर से निकल पाता उससे पहले। रुक जाओ परमाणु, अगर तुमने वार किया तो हम खत्म हो जाएंगे, और अगर हम खत्म हो गए तो हमारे शरीर में मौजूद वे सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे जिनका हमने अपहरण किया है। स्तब्ध रह गया परमाणु। ओह, शहर से अपहृत सभी बच्चे इन खिलौनों में मौजूद हैं। उन बच्चों की सलामती के लिए मैं इन खिलौनों को नष्ट नहीं कर सकता। पहले इन खिलौनों को खोलकर उनके अंदर से बच्चों को बाहर निकालना होगा, फिर इन खिलौनों को खत्म करने की सोचूंगा। रुक जाओ परमाणु, इन खिलौनों में ऑटोमेटिक बम फिट है। अगर तुमने इन्हें खोलने की कोशिश की तो वे हम फट जाएंगे। ओह शुक्र है रोबोट ने मुझे सही समय पर रोक लिया, नहीं तो मैं इन खिलौनों को खोलकर बच्चों को बचाने की जगह उनकी मौत का कारण बन जाता। बुरी तरह झुंझला उठा परमाणु। मैं इन खिलौनों को खत्म नहीं कर सकता, इन्हें खोलकर इनमें से बच्चों को नहीं निकाल सकता। तो फिर बताओ रोबोट, मैं क्या करूं? क्या इन खिलौनों को यूं ही तबाही मचाते देखता रहूं? मजबूरी है, कई मासूम जिंदगियों को बचाना है तो ये सब तब तक देखना ही पड़ेगा जब तक इन खिलौनों से निपटने का कोई हल नहीं निकल आता। उफ, कब निकलेगा हल? तब तक तो ये खतरनाक खिलौने सारे शहर को तबाह कर देंगे। ओ, अब सभी खिलौने मेरी ही तरफ पलट रहे हैं। पलटना ही था, क्योंकि मेरा इस खेल से जी भर गया है। अब खेल खत्म करने का समय है, और खेल तो तभी खत्म होगा जब तेरी जिंदगी खत्म होगी। परमाणु भड़ाक! उफ! परमाणु के लिए ये बहुत मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि वार वह कर नहीं सकता था और बचाव वह कर नहीं पा रहा था। और जब परमाणु ना वार कर पा रहा था ना बचाव, तो हत्यारे खिलौनों के शिकंजों में तो उसे फंसना ही था, खत्म तो होना ही था। और परमाणु के खत्म होने की खुशी सबसे ज़्यादा उसके इस दुश्मन को होनी ही थी। परमाणु की जिंदगी का खेल खत्म, और इसके साथ ही मेरे खेल का रास्ता साफ। हा हा। और इस रास्ते को साफ करने का श्रेय जाता है तुम्हें। शाबाश साथियों, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब एक छोटा सा काम और करो, अपने अपने शरीरों को खोलो ताकि तुम्हारे अंदर मौजूद बच्चे आज़ाद हो जाएं। तुम्हारे अंदर बैठे बैठे बेचारों का बुरा हाल हो रहा होगा, और जब किसी बच्चे की ऐसी हालत हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सभी बच्चे तेज़ी से खिलौनों के अंदर से बाहर निकले। हाँ, अब ठीक है, अब मेरा दिल खुश हुआ। अगर आपको दुख ना हो तो मैं भी इस खिलौने से बाहर आ जाऊं, क्योंकि इसमें बैठे बैठे मेरा दम भी घुट रहा है। परमाणु, तुम तुम जिंदा हो परमाणु? हाँ, और मेरे जिंदा रहने का श्रेय भी एक खिलौने को ही जाता है। मेरे निर्माता द्वारा तैयार किया गया एक विशेष लेटेक्स रबर का बना खिलौना। उस खिलौने के पास आते ही मैं छोटा होकर एक तरफ छिप गया, और जब तुम्हारे हत्यारे मेरे रूप में उस खिलौने को खत्म करके वापस लौटे तो मैं एक खिलौने में बैठ गया। इस तरह मैं तुम तक पहुंचना चाहता था, और आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया। अब मैं तुम्हारे सारे खेल को बंद करके तुम्हें जेल पहुंचाऊंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तुम्हारे इन खिलौनों को कबाड़ घर में पहुंचाने लायक बना दूं, वरना ये मेरा रास्ता रोकेंगे। परमाणु तेजी से उन खिलौने के निर्माता की तरफ पलटा। अब बारी है तेरी असलियत जानने। नहीं, और अब मैं ये काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब इन खतरनाक खिलौनों में बच्चे नहीं हैं। खतरनाक खिलौनों को खत्म करने के बाद परमाणु तेजी से उन खिलौनों के निर्माता की तरफ पलटा। अब बारी है तेरी असलियत जानने की। ये मेरा इलाका है परमाणु, यहाँ ऐसे खिलौने की कोई कमी नहीं। परमाणु जो मेरी तरफ बढ़ती मुसीबत से ना सिर्फ टकरा जाते हैं बल्कि उन्हें कच्चा भी चबा जाते हैं। नहीं दोस्त नहीं, परमाणु को इतनी जल्दी मत चबा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी परमाणु ये जाने पे नहीं मर जाए कि तुम सबकी बदौलत आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ।
सुन परमाणु, मुझे खिलौनों से खेलने का बहुत शौक है, पागलपन के हद तक। लेकिन रोज़ रोज़ खिलौनों से एक ही तरह के खेल खेलकर मैं बोर हो गया था। खिलौनों का साधारण रूप से गाना गाने, नाचने, भागने, दौड़ने, नकली गोलियां चलाने सभी कुछ से बहुत बहुत ऊब गया था मैं चाहता था कि खिलौने हवा में असली में उड़ें, असली में गोलियां चलाएं, असली में आतंक फैलाएं। मैंने ठान ली कि मैं खिलौने से जो खेल खेलना चाहता हूँ उसे खेल कर ही दिखाऊंगा। मैं कितना सफल हुआ ये तुम्हारे सामने है ही। जो वह देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम तो गट्टू हो, दियो टॉयज़ के मालिक रमेश सान्याल के बेटे। ठीक पहचाना परमाणु। मैं अपने पापा की कंपनी के साधनों को इतनी आसानी से इस्तेमाल इसलिए कर पाया और इस बात की किसी को तब तक भनक नहीं लगी जब तक इंस्पेक्टर विनय मेरे पापा के पास नहीं पहुंच गया। मेरे सामने जब पुलिस वालों ने मेरे पापा से बदतमीजी की तो मैंने अपने खिलौने से उन्हें सबक सिखा दिया। वैसे तुमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उस इंस्पेक्टर विनय को ना बचा पाए जिसे मारना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि उसी की वजह से मेरे पापा अपनी कंपनी के खिलौनों का गलत इस्तेमाल करने वाले को तलाशने में जुट गए। और जब उनके सामने मेरा असली रूप आया तो वे इस सदमे को ना सह सके। हार्ट अटैक हो गया उन्हें। और जैसे इंस्पेक्टर विनय मेरे रास्ते में आकर ख़त्म हुआ वैसे ही अब तू भी ख़त्म होगा। तेरी नॉलेज के लिए बता दूं कि ना इंस्पेक्टर विनय को कुछ हुआ है ना मुझे कुछ होने वाला है। मैं तो यहाँ तेरी असलियत जानने के लिए रुका था, वरना तो कभी का हो गया होता ट्रांसमेट। इस तरह तू नहीं बच पाएगा परमाणु। या मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी पर सक्रिय हो जाने वाले खिलौनों के रूप में चप्पे चप्पे पर तेरी मौत मौजूद है। हा हा, कहाँ जाएगा बचकर परमाणु, कहाँ जाएगा? जाना कहाँ है जब तू यहाँ है। आओ, अब हम साथ साथ मरेंगे प्यारे बच्चे। वैसे मेरा क्या है, मैंने काफ़ी दुनिया देख ली है। मर भी गया तो कोई गम नहीं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि तेरे जैसा वह बच्चा भी मेरे साथ मरने जा रहा है जिसने अभी तक अपने जीवन के 15 बसंत भी ढंग से नहीं देखे, दुनिया का कोई रंग अच्छी तरह से नहीं देखा। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता। रुक जाओ। गुट्टू की इस चीख के साथ ही उन सभी खिलौने बेजान हो गए। इन खिलौनों को बेजान करके तूने बहुत अच्छा किया। अब इन्हें पुलिस संभाल लेगी, तू मेरे साथ चल, क्योंकि तेरे जैसे शैतान बच्चों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है बाल सुधार गृह। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक काल दर्पण में। तब तक के लिए धन्यवाद।